यूक्रेन युद्ध में छुपे हैं हुकूमत के तिलिस्म का राज। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को शुरू हुए तकरीबन 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। दोनों देशों के बीच युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, दुनिया में राजनीतिक लामबंदी उतनी ही साफ होती दिख रही है। बीते दिनों जिस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति के साथ रूस में डिनर डिप्लोमेसी कर रहे थे, ठीक उसी समय जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फोटो खिंचवाने में व्यस्त थे। रूस के साथ जो भी देश खड़े हैं वो ज़्यादातर निरंकुश शासक नज़र आते हैं। सीरिया के बशर अल असद, चीन के शी जिनपिंग, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से लेकर ईरान के अली खामनेई, सऊदी अरब के किंग अब्दुल्लाह तक सबके सब निरंकुश शासक रूप में देखे जाते हैं। यूक्रेन लड़ाई का ही असर कहेंगे कि सभी दुश्मनी भुलाकर सऊदी अरब और ईरान एक मंच पर बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। इतना ही नहीं, निकारागुआ, क्यूबा, एरिट्रिया, सूडान, माली और बेलारूस जैसे जितने भी राष्ट्र हैं, ये सभी देश भी किसी न किसी निरंकुश शासन के अधीन हैं। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब दुनिया के सभी तानाशाह एक साथ एक मंच पर एक साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी रूस की जीत में अपनी जीत और भविष्य को देख रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध डेमोक्रेसी बनाम ऑटोक्रेसी होता जा रहा है? दरअसल रूस के समर्थन में खड़े ऐसे कई देश हैं जिनके शासकों के प्रति जनता में असंतोष है। लिहाजा देश की जनता के विरोधी स्वर को दबाने के लिए रूस की प्राइवेट आर्मी का सहारा ले रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी रूस की पैरामिलिट्री कंपनी वैगनर है, जिस पर यूक्रेन, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप हैं। लेकिन पुतिन द्वारा की गई मदद का कर्ज चुकाने के लिए ये सभी निरंकुश शासक रूस के साथ दिख रहे हैं। इन निरंकुश शासकों की सोच है कि यूक्रेन के साथ इस जंग में अगर रूस कमज़ोर दिखा और रूस में लोकतंत्र के स्वर तेज हुए तो अन्य देश में भी लोकतंत्र की मांग में आवाज़ मुखर हो जाएगी। इस बात के सबूत 2010 की शुरुआत में ही तब मिल चुके थे जब मिडिल ईस्ट के ट्यूनीशिया में निरंकुश शासक बेन अली के विरोध में और वहां की जनता सड़कों पर निकल आई थी। और इस तरह के बगावती स्वर 2011 तक आते आते मिडिल ईस्ट के कई राष्ट्रों में देखे गए। ये विरोधी स्वर इतना मुखर होकर सामने आए थे, देखते देखते इस दौरान यमन के अब्दुल्ला सालेह, लिबिया के गद्दाफी, मिस्र के हुस्नी मुबारक और ट्यूनीशिया के बेन अली जैसे तानाशाह का तख्ता पलट हो गया था। इस कालखंड को नाम दिया गया अरब स्प्रिंग। इस अरब स्प्रिंग का असर मॉस्को तक खदबदाने लगा था। यही वजह रही कि 2011 में रूस में जो चुनाव हुए और उसके बाद गड़बड़ियों की शिकायत मिली तो वहाँ के चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि 12% शिकायतें सही पाई गईं। चुनाव में हुई इन गड़बड़ियों से हताश वहाँ की जनता सड़कों पर उतर आई थी, जिसे बाद में पुतिन ने इसे पश्चिमी देशों की षड्यंत्र बताकर खारिज कर दिया था और विरोधी स्वर को दबा दिया था। इतना ही नहीं, डेमोक्रेसी बनाम ऑटोक्रेसी की इस लड़ाई में अब चीन को भी डर सताने लगा है कि अगर यूक्रेन और रूस के इस जंग में कहीं रूस कमज़ोर पड़ जाता है और वहाँ की जनता का पुतिन के खिलाफ असंतोष बढ़ जाता है तो रूस में लोकतंत्र के लिए आवाज़ मुखर हो जाएगी और इसका सीधा असर चीन पर भी दिखाई दे सकता है। लिहाजा चीन के शासक शी जिनपिंग को डर सताने लगा है और मजबूरी में ही सही वह रूस के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका की एक संस्था
कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने चीन रूस संबंध नाम के एक शोध पत्र को जारी करते हुए कहा है कि चीन रूस को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी उपकरण बेच रहा है और तो और मिसाइल में लगने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स भी रूस को पहुंचा रहा है। ऑटोक्रेसी के लिए सभी तानाशाह देश एक दूसरे की पुलिस, सेना, मीडिया और वित्तीय ताकतों का आदान प्रदान कर अपनी बादशाहत बरकरार रखते हैं, क्योंकि इन तानाशाहों को अपने यहाँ मजबूत दिखना और पूरी मजबूती के साथ जनता पर हुकूमत करना न सिर्फ ज़रूरी हो जाता है बल्कि मजबूरी भी है। ऐसे में यूक्रेन रूस की जंग में रूस की जीत पर इन सब के भविष्य टिके हुए हैं।